मैग्नेट बारे में क्लास 2 ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जैसे कि कोई भी एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये अपने पास एक मैग्नेट है, इसकी जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? 2L बोलते हैं। इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। ठीक है, अब जैसे कि बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। ध्रुव प्राबल्य कहते हैं जैसे कि कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे चुंबकीय पदार्थ रखे हुए हैं, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, ये इस ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी ऐसे करके। तो इसमें क्या लगेगी? इसके बीच में क्या लगेगी? एक पावर लगेगी। किसी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति है, अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित करने वाली शक्ति को पोल स्ट्रेन या ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट में एम्पियर मीटर हो जाएगा और न्यूटन प्रति टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यह किस किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। निर्भर किस पर करेगी? निर्भर करेगी सब इसकी जो कैसी प्रकृति, मतलब किस पदार्थ की बनी हुई है। जैसे कि अपने को पता है कि मैग्नेट किससे बनती है? एक कोबाल्ट से बनती है, एक निकिल से बनती है और एक क्या आयरन से बनती है। 3 चीज़ों से अपना क्या बनता है? मैग्नेट बनता है। और इसके अनुप्रस्थ काट, मतलब ये काटा कैसे गया है? अब अपन सामान्य देखते हैं तो ऐसा मैग्नेट रहता है। कल बहुत सारे मैग्नेट का मैं उदाहरण भी बताया था आप लोग को। जैसे कि ये हो जाता है, ये ऐसा काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। अगर अपन ऐसे काट दें, ये ऐसे कुछ भी शेप में काट दें, टेम्पररी जो काटते हैं, तो ऐसे में क्या होगी? इसकी अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करेगी, न कि और किस पे निर्भर नहीं करती है? तो इसकी लंबाई पे निर्भर नहीं करती है कि कितनी लंबी है, उस पे निर्भर नहीं करेगी। अब आता है मैग्नेटिक अक्ष। अब मैग्नेट एक्सिस क्या होता है? आप देख सकते हैं चित्र में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एक ये मैग्नेट हो गया। अब इसके अक्ष हैं, ये 2 अक्ष हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इन अक्षों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष या मैग्नेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होता है? चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली बीच की दूरी को, चुंबक है, अब इनके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली इनके बीच की दूरी को इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, जिसे 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ध्रुव जैसे नॉर्थ एंड साउथ है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट कहते हैं। अब आता है चुंबकीय मेरिडियन के बारे में समझेंगे, अर्थात मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मान लीजिए आप देख सकते हैं एक चुंबक रखा हुआ है। अब इनके अक्ष को मिलाने वाली एक रेखा होगी। अब इस चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, अब एक चुंबक को हम लोग क्या कि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, तो इनकी अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, इसी को क्या बोलेंगे? चुंबकीय मेरिडियन बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा। मैग्नेट एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा मैग्नेट मेरिडियन हो जाएगा, और ये नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा। अब एक आता है इसके बाद नेचुरल लाइन।
नेचुरल लाइन। नेचुरल लाइन किसे बोलते हैं? तो जैसे कि एक चुंबक है, ये चुंबक है। अब इसके अक्ष से ऐसे इस अक्ष से गुजरती है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। चुंबक के केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत काल्पनिक रेखा को नेचुरल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ क्या होता है हमारा? कूलम्स दादा ने एक लॉ दिया जिसे बोलेंगे कूलम्स लॉ। ऐसा है क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में समझेंगे। कूलम्स लॉ होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो कूलम्स लॉ के लिए ये मान लीजिए एक चुंबक है, इन चुंबक के बीच की दूरी जो हो जाएगी d हो जाएगी। अब इसको m1 मैं नाम दे दूँ, इसको m2 नाम दे देता हूँ। तो अब किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, उनके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये बोलना चाहता है कूलम्स लॉ, हमारे कूलम्स बोलते हैं कि किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, ये जो बल लग रही है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब इन दोनों को एक साथ लिख देने हैं, दोनों को मिलाकर लिख देने पे क्या हो जाएगा? m1 m2 अपान d स्क्वायर। अब जानते हैं हम लोग या इसको लिख सकते हैं और आगे k इक्वल m1 m2 अपान d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब k क्या है? k क्या है? अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, अब इसको CGS पद्धति में लिखते हैं। वायु और निर्वात में k की वैल्यू 1 होती है, तो F इक्वल हो जाएगा m1 m2 अपान d स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी डाइन। अब CGS पद्धति में लिख लिया तो इसको SI में भी लिख सकते हैं। SI पद्धति में k इक्वल होता है म्यू अपान 4 पाई। अब इसमें रखते हैं मान रखने पे, इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो F इक्वल हो जाएगा म्यू 4 पाई m1 m2 अपान d स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू को क्या जानते हैं हम लोग? कि म्यू इक्वल होता है म्यू नॉट अपान म्यू आर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी? म्यू इक्वल म्यू आर अपान म्यू नॉट लिखेंगे। अब इसको यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर अपान 4 पाई m1 m2 अपान d स्क्वायर। अब हम जानते हैं, आगे क्या जानते हैं कि म्यू आर इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो F इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 अपान d स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? अपना SI पद्धति में हो जाएगा। अब अपन म्यू नॉट की भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। म्यू नॉट की वैल्यू होती है
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 तो इस वैल्यू के यहाँ रख दिए तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू m1 m2 अपान d² हो जाएगा। ये हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है।